A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज जैसा कि आपको पता है कि अब जीआईसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। जीआईसी का जो एग्जाम होगा प्री, आपको पता है कि जीआईसी का यहाँ पे पहले प्रीलिम्स होगा और फिर मेंस होगा। प्रीलिम्स जो हो रहा है वो 20 जून को, प्रीलिम्स 20 जून को है और जो आपका मेंस है वो आपका दिसंबर में है, ठीक है ना। और जो प्रीलिम्स में आपको पता है दो वहां पे एक पेपर के दो पार्ट होंगे, ठीक है ना। उसमें 40 क्वेश्चन तो आएंगे जीएस के, जर्नल स्टडीज के, और उसमें आपके 80 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट के। ये जो दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होंगे, मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। एंड यहाँ का जो आपका 40 क्वेश्चन जीएस के हैं और 80 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट के हैं, मीन्स जो टोटल 120 क्वेश्चन है, आपको इनमें टोटल में पास होना है 120 में। ऐसा नहीं है कि आप 40 में पास हो रहे हो, 40 में अलग से पास होना है, इसमें अलग से पास होना है, नहीं, आपको दोनों में पास होना है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने सब्जेक्ट पे अगर आप बहुत अच्छे से देखो, होता क्या है, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो जनरली अपना सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, यानी कि जो अपना सब्जेक्ट पे ज्यादा कमांड होता है, सबका अपना सब्जेक्ट पे ज्यादा कमांड होता है। अगर मैं बात करूँ साइंस सब्जेक्ट की, यानी कि मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, तो केमिस्ट्री वाले का इतना अच्छा पकड़ इन पे नहीं होगा जितना इन पे होगा। चलो यहाँ से जो यहाँ से आपका जनरल साइंस आएगा उसे हम कर लेंगे, ठीक है ना। जो मैथमेटिक्स आएगा वो भी हम कर लेंगे, क्योंकि ये 8th स्टैंडर्ड का होगा और ये आपका 10th स्टैंडर्ड का होगा, ये तो हम कर लेंगे। थोड़ा बहुत हम रीजनिंग भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपका जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि जो आपका हिस्ट्री वगैरह से जो क्वेश्चन आएंगे और जो आपका करंट से क्वेश्चन आएंगे, उसमें थोड़ा वीक रह जाते हैं यहाँ पे साइंस वाले बच्चे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आईएएस वगैरह यानी कि यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा, वो तो इसमें भी अच्छा कर सकते हैं, इसमें भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो ओनली केमिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं, तो आप अपने 80 क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। मीन्स आपको ये इनमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करना है, इनमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करना है, और इनमें इन पार्ट को आप कर सकते हो तो इनमें अच्छा परफॉर्मेंस कर देना, तो आपका प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत फिर आपको कहां पे जाके हो सकती है, थोड़ी मेंस में जाके हो सकती है। अगर मैं इसकी भी बात करूं तो अब तो बहुत टाइम बचा है, अभी जून में एग्जाम है, अभी ओनली जनवरी चला है, 5 महीने पूरे पड़े हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें मेंस वाले में क्या होता है मेंस वाले में 2 एग्जाम्स आएंगे, एक 2 आर का और एक 3 आर का। 3 आर वाले में आपका सब्जेक्ट आएगा और इसमें आपका हिंदी आएगा, ठीक है ना। इसमें हिंदी में गद्यांश पद्यांश भी होंगे, क्वेश्चंस वैसे भी अलग से होंगे, ठीक है ना। और इसमें आपका टोटल जो भी होगा सब कुछ डेस्क्रिप्टिव, मींस ये दोनों एग्जाम्स जो होने वाले हैं वो आपके वो डेस्क्रिप्टिव टाइप के होने वाले हैं। तो इसमें हिंदी वाले में आपकी शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको टाइम बहुत मिलेगा। आपको जून से दिसंबर तक का टाइम मिला है, तो आप इसके लिए अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे। लेकिन इसमें बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हमें चाहिए हिंदी वाले में, क्योंकि अपना सब्जेक्ट को तो हम फिर भी कर लेते हैं। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं, क्योंकि एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है, तो आपको मेहनत करनी स्टार्ट कर देनी होगी, ठीक है ना। और फिर मैं अगर बताऊं, अगर मैं डिवाइड करूं ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक को, तो भाई साहब ऑर्गेनिक का तो वेटेज हमेशा ही ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, चाहे आप कहो कि बराबर होता है, लेकिन ज्यादा ही होता है। ऑर्गेनिक बहुत पूछी जाती है इससे, और ऑर्गेनिक अच्छी खासी पूछी जाती है, ये नहीं कि ऐसी टूची उची से ऑर्गेनिक पूछ ली, बहुत अच्छी ऑर्गेनिक, और ये भी अच्छे ही पूछे जाते हैं। तो आपको इन पे बहुत ही ज्यादा फोकस देना है। तो आप, आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपने जीओ से अच्छे से किया होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक एंड लगे रहो आप तैयारी में। चलो हम चलते हैं आगे, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है ना। आपको अच्छे से फोकस करना है अपने सब्जेक्ट पे। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, चलो ओके। सो देखो
हम बात कर रहे हैं आज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। इससे पहले आप रिएक्शन मैकेनिज्म में जीओसी आप पढ़ चुके हो पहले, ठीक है ना। इससे पहले आप रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ चुके हो। आपको बताया कि हमने जो सबसे पहला वाला लेक्चर था उस लेक्चर में एसिड बेस रिएक्शन की थी और कंसेप्ट ऑफ एरो किया था। उससे बाद में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट किया था और वो हमारा कंप्लीट हो गया है। उसमें हमने Br2 का एडिशन, HBr, HCl वगैरह यानी कि HX का एडिशन और वहां पे ओजोनोलाइसिस वगैरह बहुत सारी रिएक्शंस हमने की। वाटर का कैटालाइटिक एडिशन, बहुत सारी रिएक्शंस की एंड दोज रिएक्शंस वर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा, आपने बहुत ही अच्छे से किया होगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये भी। वहां पे आपने देखा था कि जो सबस्ट्रेट होता था वो मोस्टली क्या होता था, एल्कीन होता था, एल्कीन या एल्काइन होता था, यानी कि आपका आप कह सकते हो एक टाइप से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते थे। यहाँ पे जो आपका कंपाउंड्स होगा वो कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो जी, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स यहाँ पे जो आपका अटैकिंग एजेंट होगा, अटैकिंग एजेंट होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। क्योंकि हमने पहले ही बातें कर रखी है कि हमेशा अटैकिंग रीजेंट के बेस पे हम रिएक्शन को नाम देते हैं। तो जो यहाँ पे अटैक करेगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके, एडिशन की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट पे मीन जो आपका हिंदी में अगर बात करो तो जो अभिकारक होगा उस पे न्यूक्लियोफाइल मीन्स नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा, ठीक है ना, अटैक होगा और वहां पे एडिशन होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जो नाभिक स्नेही आपका अटैकिंग रीजेंट होगा, वो कैसा होता है, उसके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होती है। मीन्स वो ऐसे ग्रुप की ओर अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ग्रुप पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, आपको पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे कि हम बात करेंगे वैसे अलग से ही सभी सबस्ट्रेट्स वगैरह की। जैसे कि अगर मैं बात करूं कार्बोनाइल कंपाउंड की, तो कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां से जो ये बॉन्ड है इस साइड जाएगा और यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो इस टाइप के यहाँ पे सबस्ट्रेट्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट हो, और फिर जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देता है। तो इस टाइप के यहाँ पे सबस्ट्रेट होने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का केस होगा। एक आपका सबस्ट्रेट होगा जो जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, और जो आपका अटैकिंग रीजेंट होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऐसे जाएगा और यहां से आपका न्यूक्लियोफाइल, यहां से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा कुछ इस टाइप से, और फिर यहाँ पे वर्कअप वगैरह होकर वो तो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे जुड़ जाएगा और कुछ इस टाइप का आपको कंपाउंड मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो प्लीज एक बार आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, सो आपने आई थिंक अपने नोट कर लिया होगा, हम आगे चलते हैं। चलो अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें सबस्ट्रेट किस किस टाइप के होने वाले हैं, कौन कौन से सबस्ट्रेट्स पे ये रिएक्शन होगी। तो हम बात करते हैं सबस्ट्रेट्स की। सबस्ट्रेट्स और आप कह सकते हो रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट्स कंपाउंड यहाँ पे क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले जो होता है वो होता है कार्बोनाइल कंपाउंड। सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिएक्टेंट जो होता है, जो रिएक्शन इसकी होती है वो कार्बोनाइल कंपाउंड में होती है। अब अगर मैं जनरल वे पे बात करूं तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं एल्डिहाइड और एक होते हैं कीटोन्स, ठीक है ना। वैसे फिर बाद में एस्टर, एसिड वगैरह आ जाएंगे और एसिड डेरिवेटिव, वो बात की बात है। अभी हम बात करते हैं, आपके पास एल्डिहाइड होगा और क्या होगा, कीटोन होगा। ये दो टाइप के सबस्ट्रेट आपके पास हो सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के। चलो समझ में आ रहा है। दूसरा आपके पास क्या हो सकता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो सकते हैं। कुछ इस टाइप का कंपाउंड्स हो सकता है। ये क्या है, यहाँ पे H भी हो सकता है, R भी हो सकता है। मैं H भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, या तो H होगा या R होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है। अगर मैं इसे जीरो पोजीशन मानूं तो ये अल्फा होगी और ये बीटा होगी। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी इसके सबस्ट्रेट हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो सकता है किटीन। क्या हो सकता है, किटीन। और किटीन क्या होता है, किटीन होता है जी आपका RCH
डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये कंपाउंड होता है किटीन। अगर आप इसमें भी देखोगे तो इसमें भी यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ पे भी आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकती है। तीसरा आपका हो सकता है आइसोसाइनेट्स, ये होता है जी आपका ये होते हैं आइसोसाइनेट्स, ठीक है ना। आइसोसाइनेट में भी आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपके पास है। नेक्स्ट होता है आपका इमाइन, मीन्स इमीन में क्या होगा, इस टाइप के आपके कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपके पास है, जैसे यहाँ पे अटैक करोगे, देखो क्या है, इस डबल बॉन्ड पे आपका इधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इमाइंस यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है जी आपके पास साइनाइड्स, साइनाइड्स और आप कह सकते हो नाइट्राइल्स, ठीक है ना। ये क्या होगी, ये होंगे आपके पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड एम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो ये इस टाइप से यहाँ पे आपके सबस्ट्रेट हो सकते हैं, बोलो समझ में आ रहा है। ओके गोट इट। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक एक सबस्ट्रेट को लेंगे और फिर उनके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे, हम बहुत ही सीक्वेंसली पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, पॉज करके आप यहां से नोट कर लेना। Okay, now let us start nucleophilic addition reactions on carbonyl compounds. So सबसे पहले हम ले लेते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। चलो मैं इसका एक जनरल रिएक्शन आपको करके दिखा देता हूं। यहां पे है मेरे पास R, लेट्स से आई हैव दिस एल्डिहाइड, और यहां पे मैं किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहा हूं, तो होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले आके इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे आके अटैक करेगा इस टाइप से, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो आपको मिलेगा यहां से RO माइनस, और यहां पे H, और यहां पे आके जुड़ जाएगा आपको न्यूक्लियोफाइल। मींस कुछ इस टाइप से आपको एक टेट्राहेड्रल यहां पे कंपाउंड मिलेगा। और फिर क्या होगा, फिर आपको पता है वर्कअप आप करा देते हो, वर्कअप के बारे में आप ज्यादा नहीं सोचते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्कअप हो जाएगा। मीन्स जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे आके आपका H जुड़ जाएगा सीधा, तो होगा क्या, R यहां पे है न्यूक्लियोफाइल, और यहां पे आके जुड़ जाएगा आपका OH। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो कुछ इस टाइप की यहाँ पे रिएक्शंस होगी। ओके भाई, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो समझ में आया। चलो मैं आपको एक बार इसे मॉडल से समझा देता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, सो लेट्स से आई हैव दिस कार्बोनाइल कंपाउंड, दिस इज नथिंग बट फॉर्मेल्डिहाइड। देखो इस कार्बन से यहां से एक H लगा है, यहां से एक H लगा है, और यहां पे डबल बॉन्ड पे O लगा है, ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। अब होगा क्या इस कार्बोनाइल कंपाउंड पे, इस कार्बोनाइल कंपाउंड पे आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे मोर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, मींस ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। ये वाला जो कार्बन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब यहाँ पे आएगा कोई आपका न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल जब आके यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है यहां से हो जाएगा ब्रेक, ठीक है, यहां से ब्रेक हो जाएगा, और यहां पे आके आपका जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। मीन्स कुछ इस टाइप का आपको कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा। बोलो समझ में आ रहा है, इस टाइप का आपको कंपाउंड मिलेगा। अब होगा क्या, यहाँ पे देखो आप देख रहे होगे कि ये जो पूरा कंपाउंड है वो क्या है, टेट्राहेड्रल है। यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गए, 2 हाइड्रोजन है, और ये आपका आके ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ से डबल बॉन्ड हटके यहाँ पे जुड़ गया। और फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे आपका आएगा वर्कअप हो जाएगा। वर्कअप में क्या होगा, कहीं से भी H प्लस आएगा, और वो H प्लस आके ऐसे जुड़ जाएगा। मीन्स ये पूरा कंपाउंड आपको मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे ये आपका, अगर मैं यहाँ पे H मान लूं, तो ये आपका H है, ये आपका दूसरा H है, ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे जुड़ेगा, और यहाँ पे O से क्या जुड़ जाएगा, H आफ्टर वर्कअप। तो ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलो मैं दूसरे केस में इसी देख लेता हूं।
दूसरा केस मेरे पास यहाँ पे है कंपाउंड कीटोन, दैट इज एसीटोन। लेट्स से आई हैव दिस कंपाउंड, दिस इज नथिंग बट एसीटोन। इसमें आप देख रहे होगे इधर CH3 है, C 3 H लगे हुए हैं और यहाँ पे भी C से 3 H लगे हुए हैं और यहाँ पे इस C से क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। अगर इस कंपाउंड को आप देखो तो इस कंपाउंड में जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। अब क्या होगा, इधर से आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और ब्रेक होके यहां पे आपका जुड़ जाएगा क्या, न्यूक्लियोफाइल कुछ इस टाइप से जुड़ जाएगा। अब होगा क्या, अब होगा आपका वर्कअप और वर्कअप में यहां जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है उस पर आके जुड़ जाएगा यहाँ पे H+। तो कुछ इस टाइप का आपको सबस्ट्रेट मिल जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस टाइप से रिएक्शंस होगी। चलो अब इसी केस में मैं आपका देखने वाला हूं यहाँ पे कि कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन ज्यादा स्टेबल होगा। एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन ज्यादा स्टेबल, कौन ज्यादा रिएक्शंस देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और कौन कम देगा। तो देखो अगर मैं जनरली यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे जो ये स्टेप होता है ये होता है RDS स्टेप। RDS मीन्स सिंपली जो आपका रिएक्शंस का जो रेट होता है वो रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो रेट डिपेंड करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिसिटी के, वैसे तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इसकी क्या कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, सॉरी नॉट न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, सबस्ट्रेट की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मींस ये कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतना ज्यादा वहां पे रिएक्शंस होगा, सीधी सी बात ये है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, 2-3 कंपाउंड ले लेता हूं और आपसे उसमें पूछो कि किसमें ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है, तो ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूं HCOH यानी कि HCHO, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं CH3COH, दिस इज एसिटिल्डिहाइड। अब मैं यहां पे ले लेता हूं कीटोन CH3COCH3, ये हो गया एसीटोन। इन 3 सबस्ट्रेट की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, 3 सबस्ट्रेट की बात करता हूँ। पहले सबस्ट्रेट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ओनली H लगे हैं, कोई ना तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगा है ना माइनस आई इफेक्ट लगा है, तो यहाँ पे इसका कुछ इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होगा। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट लगा है और प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये जो कार्बन है उस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उसे कम करेगा, उसे डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट है यानी कि डोनर इफेक्ट है, यहाँ पे 2 डोनर इफेक्ट लगे हैं, 2 प्लस आई क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी वो और भी कम हो जाएगी। मींस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी का अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करो तो ऐसे डिक्रीज हो रहा है, सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा, यहाँ पे उससे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा और यहाँ पे सबसे ज्यादा, और जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो आपका सबस्ट्रेट में जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर यहाँ पे है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्शन देगा, ये उससे कम देगा और ये उससे कम देगा। चलो मैं आपको एक बार इसे मॉडल से समझा देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी pause it and then okay, let me understand you by the help of model. So this is your formaldehyde. So देखो HCOH, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आप इस फॉर्मेल्डिहाइड में देखोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है, तो हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता, ना तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता, ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता, ठीक है ना, कोई सा भी इफेक्ट नहीं होता, ना तो प्लस आई ना माइनस आई। तो होगा क्या, यहाँ पे इस कार्बन का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होगा। गॉट इट। अब अगर मैं इसी के साथ यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, दिस इज एसिटिल्डिहाइड। इस कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन लगा है और इधर एक CH3 ग्रुप लगा है। अब आपको पता है जो CH3 ग्रुप होता है वो क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब ये कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन था उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, तो इसका जो आपका रिएक्टिविटी होगा वो क्या हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगा। अब यहीं पे मैं ले लेता हूं ये वाला कंपाउंड दिस इज योर कीटोन, एसीटोन है यहाँ पे, दो CH3 ग्रुप लगाए, एक CH3 इधर लगाए एक इधर लगाए और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होगा। तो होगा क्या, इधर से 3 CH3 आए हैं आपका, ये दो CH3, ये CH3 और ये CH3, ये दोनों CH3 क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इसकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को घटा देंगे। मीन्स यहाँ पे दो है तो सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पे होगी, तो ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। देन दिस एसिटिल्डिहाइड, इस एसिटिल्डिहाइड में क्या होगा, एसिटिल्डिहाइड में क्या होगा, एक ही प्लस आई इफेक्ट है, तो यहां पे क्या होगा आपका, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस से ज्यादा होगा। अगर मैं इसी की बात करूं तो इसका जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगा वो सबसे ज्यादा होगा, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा, इसका उससे कम, और अगर मैं बात करूं एसीटोन की तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे कम होगा। मींस इसका जो रिएक्टिविटी होगा वो सबसे कम होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका उससे कम होगा, और अगर बात करूं तो इसका सबसे ज्यादा होगा। फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्शन देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो समझ में आया, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, रिएक्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, आपको वो क्वेश्चंस लगाने हैं। तो लेट मी राइट द क्वेश्चंस। ओके, सो देयर आर सम क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन्हें एक बार आप करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होता है जनरली। तो अगर मैं पहले वाले में बात करूं तो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, ये आपका यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप लगा दिए, यहाँ पे दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिए, देखो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और यहाँ पे दो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिए गए हैं। अगर आप देखोगे तो जितना बड़ा आपका एल्काइल ग्रुप होगा, जितना भारी भरकम एल्काइल ग्रुप होगा, उसका आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो इसमें आई इफेक्ट सबसे ज्यादा लगा, इसमें उससे कम लगा, इसमें सबसे कम लगा है, तो यहाँ पे इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, उससे कम इसका होगा, और सबसे कम रिएक्टिविटी इसका होगा। मींस ए बी देन सी। गॉट इट। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एक आर इफेक्ट लगा है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। एक आर इफेक्ट लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है। यहाँ पे दो आर इफेक्ट इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, यहाँ पे लगा हुआ है पीएच। बोलो पीएच क्या करेगा, कौन सा इफेक्ट दिखाएगा यहाँ पे आपका पीएच? अगर मैं बात करूं तो पीएच दिखाएगा जी प्लस आर इफेक्ट। यहाँ पे रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे देगा, और आपको पता है हमेशा आर इफेक्ट आई इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट करता है, तो सबसे कम यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होगी वो होगी इसकी। तो यहाँ पे भी ऑर्डर यही होगा, सबसे कम उससे ज्यादा उससे ज्यादा, मीन्स ए बी सी। गॉट इट। ओके, थर्ड वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे एक प्लस आर इफेक्ट लगा है, यहाँ पे एक प्लस आर और एक प्लस आई इफेक्ट लगा है, यहाँ पे दो प्लस आर इफेक्ट लगे हैं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी, उससे कम इसकी और उससे कम इसकी होगी। देन अगेन ए बी सी। बोलो समझ में आ रहा है? नेक्स्ट की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे तीनों में इस साइड तो लगा हुआ है H, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो इस ग्रुप में यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे NH2 लगा है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है, तो है क्या ये? तो देखो जो CH3 ग्रुप होगा वो आपका दिखाएगा प्लस आई इफेक्ट, और NH2 क्या करेगा, NH2 के पास क्योंकि लोन पेयर है तो ये प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है तो ये भी प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन 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 ध्यान से सुनना अभी, लेकिन होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आपने जीओसी अच्छे से पढ़ रखी होगी तो आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, तो जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो इसका आर इफेक्ट ज्यादा होगा इस वाले का, इसका आर इफेक्ट कम होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा वो ये करेगा, फिर ये करेगा। वैसे आप ध्यान रखोगे आर इफेक्ट ज्यादा हमेशा डोमिनेट करता है, ठीक है ना, तो सबसे कम ये करेगा, उससे कम ये करेगा, और सबसे कम ये करेगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव सी होगा, देन आपका ए होगा, देन आपका बी होगा, तो इसमें हो जाएगा सी ए बी। बोलो समझ में आ रहा है? नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, अगर आपने जीओसी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इसे आसानी से कर ले जाओगे। आपके लिए हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस बहुत हलवा है। तो ध्यान से देखो, सब में सी डब्ल्यू बॉन्ड ओ एच 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 लगा, लेकिन इस साइड आपका ग्रुप में कुछ तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 है, प्लस आई इफेक्ट है, ये भी आपका प्लस आई इफेक्ट है, ये भी आपका प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट है वो पारा पे लगा है, पैरा पे, यहाँ पे मेटा पे लगा है, यहाँ पे ऑर्थो पे लगा है। और आपको पता है जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता है उतना उनका इफेक्ट घटता है। तो सबसे पास में ये लगा है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ये उससे कम इलेक्ट्रॉन देगा, ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन देगा, मीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, उससे कम ये होगा, और सबसे कम ये होगा। इस बार हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है?
सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट वेट अ सेकंड। हाँ जी, आपने एक चीज और पढ़ी थी, मैं फिर से कहता हूँ कि जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज और पढ़ी थी कि जो पारा पोजीशन होती है, मेटा पोजीशन पे ओनली इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, लेकिन पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी लगता है। तो ये CS3 यहाँ पे साथ साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी दिखाएगा, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखाएगा। तो यहाँ पे दो इफेक्ट लगे और हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा डोमिनेट करता है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा बी, उससे कम, देखो उससे कम रिएक्टिव होगा सी, और सबसे कम रिएक्टिव होगा ए, क्योंकि यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन जो आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ये हो जाएगा सबसे कम रिएक्टिव। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये था आपका ओवरऑल, आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर से मैं कहता हूँ जीओसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीओसी जी मस्ट है, जीओसी आपको करनी है अच्छे से, बेहतरीन कर लो अपनी जीओसी को, तभी आप आगे बढ़ सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि बार बार जीओसी आएगी। एक बार जीओसी के लेक्चर देख के साइड में रखो ना, एक बार देख लो अच्छे से, बार बार ऐसे मर के जीने से तो अच्छा है एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए इसे, ठीक है? क्योंकि बार बार जीओसी का नाम आएगा फिर यहाँ पे। तो आप जाके पहले जीओसी देखो, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में यूपी पीजीटी जीओसी अलग से ही लेक्चर पड़े होंगे, ठीक है ना? वहां पे उन लेक्चर्स को देखो, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है भाई। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है जीओसी के, जीओसी बहुत काम आने वाली है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैं रिएक्शन मैकेनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है जीओसी। आप जब इससे बाद में रिएक्शन मैकेनिक से बाद में रिएजेंट स्टार्ट करेंगे ना, फिर नेम रिएक्शन, वहां पे भी आपको जीओसी बहुत काम आने वाली है, ठीक है ना? जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत काम आती है, ऐसे जीओसी बहुत काम, जीओसी के बिना तो स्टार्ट ही नहीं होता। स्टीरियो के बिना ऐसा तो होता है, जो विदाउट स्टीरियो वाले क्वेश्चन होते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन जो सिंपल वाले क्वेश्चन है वो हो जाते हैं, लेकिन जीओसी के बिना तो सिंपल वाले ही नहीं होते, तो जीओसी मस्ट होती है। बोलो समझ में आ रहा है? तो अब अगर मैं इन जनरल बात करूं, लेट्स से आई हैव दिस एल्डिहाइड और कीटोन, या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ठीक है ना? या आपका एल्डिहाइड पे एक आर ग्रुप लगाओ, एच लगाओ, कोई सा हो, ठीक है ना? मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे आर भी हो सकता है, एच भी हो सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस कंपाउंड की बात, और इस कंपाउंड में लगा हो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप लगाओ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और एक मेरे पास है ये जिस पर यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है, और तीसरा मेरे पास है जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है तो इस कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिसिटी, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को घटा देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन वहां से लेगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को और बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी दिखाएगा वो ये दिखाएगा, उससे कम ये और उससे कम ये। तो आपको इन जनरल ये याद रखना है। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, तो इसे आप देख लोगे एक बार। बोलो कोई डाउट? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स को लेते हैं, उनपे उनके साथ हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस को देखते हैं, ठीक है ना? अलग अलग रिएजेंट लेके हम वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के ऊपर चर्चाएं करेंगे, ठीक है ना? और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर। लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितना आप कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा जी, ठीक है ना? और लाइक करो वीडियोस को, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स आने वाले हैं ना। जब रिएजेंट आएगा, रिएजेंट में मैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेके चलूंगा, ठीक है ना? और पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म भी मैं ऐसे ही लेके चल रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस। तो आपको ये लेक्चर जरूर देखनी चाहिए। ये लेक्चर उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉलेज चाहिए, और दूसरा जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती उनके लिए भी, जिन्हें सीखना है, ठीक है ना? बट सीखने का हुनर होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं बोझ के जैसे लेके चलोगे आप तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं आएगी। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लेना है, ठीक है ना? आपको कुछ सीखने के लिए पढ़ना है, तभी आपको इसमें आ पाएगा, ठीक है ना? और एग्जाम्स के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्जाम्स में जहां पे केमिस्ट्री के एग्जाम होते हैं वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पूछी जाती है, ठीक है ना? और ऊपर से 11th 12th और IIT JEE और नीट नेट गेट टाइफर कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी केमिस्ट्री का एग्जाम हो, सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चाहे वो जैम हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो आपका यूपी पीजीटी हो, चाहे वो आपका GIC वाला एग्जाम हो, चाहे वो आपका TGT एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में आपका मस्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसलिए बड़ा ध्यान से यहाँ पे देखो, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं इस वे में पढ़ा रहा हूँ कि जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती उसको भी आ जाएगी, ठीक है ना? और जिसको बहुत अच्छे से आती है वो चाहे स्किप भी कर सकता है या वो into 2 की स्पीड में देख सकता है, ठीक है ना?
क्योंकि हमें तो यहाँ पे उन लोगों को भी लेके साथ में लेके चलना है जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं पता। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जो यहाँ पे रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स की हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है ना। चलो, तो यहां पे मैं ले लेता हूं सबसे पहले कार्बोनाइल कंपाउंड। लेट्स से आई हैव दिस कार्बोनाइल कंपाउंड और यहां पे मेरे पास है HCN। तो आपको ज्यादा इसमें प्रॉब्लम में नहीं आना है अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको देखना है कि HCN जनरली है क्या, H प्लस और CN माइनस, कुछ इस टाइप से है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। आपको न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट दिख रहा है और इलेक्ट्रोफिलिक साइड दिख रही है। बस कुछ मत करो, जाके ज्यादा मत सोचो, यहाँ पे ये अटैक कर देगा इस टाइप से और कार्बन क्या हो जाएगा, पेंटावेलेंट। लेकिन कार्बन पेंटावेलेंट नहीं होता, तो ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा और आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा RO माइनस H और यहाँ पे CN जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो, मैं फिर से कहता हूं, केमिस्ट्री में अगर कहीं भी आपको वर्कअप की जरूरत पड़ रही हो तो आपको सोचना नहीं है, आपको हमेशा क्या करा देना है, वर्कअप करा देना है। ये नहीं सोचना है कि H कहां से आया है, तो आप यहाँ पे वर्कअप करा दोगे। वैसे भी यहाँ पे आपका भी H प्लस बचा हुआ है, जो HCN का H प्लस था वो बचा हुआ है। तो होगा क्या, O माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और इस H को ले लेगा और यहाँ पे आपका एक कंपाउंड, प्यारा सा कंपाउंड बन जाएगा, प्यारा सा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और जिस प्रोडक्ट का नाम होता है साइनो हाइड्रीन। क्या नाम होता है? साइनोहाइड्रीन। आप देख रहे होगे यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, एक साइनो ग्रुप लगा है, तो इसका नाम हो जाता है साइनोहाइड्रीन। बोलो अच्छे से समझ में आया? बोलो भाई, अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों के? तो यहाँ पे बनेगा साइनोहाइड्रीन। ठीक है ना, कुछ इस टाइप से आपका मैकेनिज्म होगा। यहां पे भी फर्दर अगर मैं रिएक्शन की बात करूं और यहां पे मुझे दिया हुआ हो HCl H2O या कुछ इस टाइप से दिया हुआ हो H2O H+ या कुछ इस टाइप से लिख दिया हो H3O+, किसी भी टाइप से यहाँ पे लिख सकता है। तो हो क्या जाएगा, जो साइनो कंपाउंड्स हम आगे जाके अच्छे से पढ़ेंगे, जो साइनो कंपाउंड्स होते हैं उनका क्या हो जाएगा, फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आपको मिलेगा RCOH। आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिल जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, क्या नाम होगा, देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और इसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगाए हैं, तो आप कहोगे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो समझ में आ रहा है? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे आपको यहाँ पे पूरा रिएक्शन होगा। बोलो कोई डाउट? ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, हम फिर आगे चलते। ठीक है भाई, बोलो कोई डाउट? देखो, अब वो इस रिएक्शन में क्या कर सकता है, अगर वो इस रिएक्शन में कुछ ऐसे दे दे तो घबराना मत। वो दे दे HCN और यहाँ पे दे दे कोई बेस। तो देखो बेस क्या करेगा, यहाँ पे जो HCN है, बेस क्या काम करता है, बेस हमेशा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन को लेने आता है। तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा, यहाँ से CN माइनस बनेगा। मीन्स हो क्या रहा है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो बना के तैयार करेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, रिएक्शन का जो यील्ड हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। यानी कि बेस का काम क्या होता है, यील्ड बढ़ाना होता है। ये रिएक्शन के यील्ड को बढ़ा देता है, क्योंकि आपको HCN वो सीधा प्रोवाइड करा देता है। लेकिन अगर बेस नहीं है तो पहले HCN यहाँ पे इस टाइप से, यानी कि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा नहीं होगा, ये न्यूक्लियोफाइल गुड न्यूक्लियोफाइल बना देता है। तो इस टाइप से भी आपका कंपाउंड ये बन सकता है। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है ना। इस टाइप से अगर दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है भाई, ओके भाई। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं इसका। तो समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, हम बहुत ही धीरे धीरे से चल रहे हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं फिर से कहता हूँ भाई, आपको प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, प्रैक्टिस करते रहनी है, आपको डेली प्रैक्टिस करते रहनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जिनकी ऑर्गेनिक अच्छी है उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिनको ऑर्गेनिक भाई अभी तक ऑर्गेनिक आती नहीं है या ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनको ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस छोड़ते ही बस आप वहीं पे आ जाओगे जहां से आप चले थे, चाहे आप 10 महीना पढ़ो या आप 5 महीना पढ़ो या
1 महीना पढ़ो, ठीक है ना, लेकिन आपको प्रैक्टिस अच्छी रखनी है। बोलो समझ में आ रहा है? मैं अब यहाँ पे रिएक्शन करा देता हूं NaHSO3 के साथ सोडियम सल्फाइड, इसके साथ मैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करा देता हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे एक एल्डिहाइड है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, और वो रिएक्शन कर रहा है NaHSO3 के साथ। तो होता क्या है, यहाँ पे Na प्लस हो जाता है, ये HSO3 माइनस हो जाता है, ये जाके अटैक करेगा यहाँ पे, और यहाँ से ये जाएगा अप। तो आपको क्या मिलेगा, यहां से आके SO3H जुड़ जाता है, ठीक है, और ये H ऐसे ही रहता है। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ इस टाइप से होगा, और यहाँ पे आपका Na प्लस ये बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर मैं इस H को, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ सीधा, अगर मैं इस H को थोड़ा ऐसे लिख लूं, तो ये O माइनस यहाँ से H को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे बनेगा क्या, ध्यान से देखना, आपका बनेगा RCH, और यहाँ पे आ जाएगा SO3 माइनस, और Na प्लस यहाँ पे आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? और यहाँ पे हो जाएगा आपका OH, ठीक है भाई। तो कुछ इस टाइप की यहाँ पे रिएक्शंस होगी, यहाँ पे आपका SO3Na आके जुड़ जाएगा, मीन्स फुली रिएक्शन क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ NaHSO3 की, अगर बिना मैकेनिज्म की बात करूँ, तो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, ये रिएक्शन आपकी होगी, ठीक है ना। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी है, ज्यादा इसमें कुछ टफ बात नहीं है, तो आप इसे कर लोगे। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेता हूँ, और वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रिएक्शन आप अपना, ये सब रिएक्शन जो है आप 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन आपको अभी आके थोड़ा क्लियरिटी आ रहा होगा कि किस टाइप से मैं यहाँ पे रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको रिएक्शन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। रिएक्शन की प्रैक्टिस करने में आपको कोई भी ढिलाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं कहा करता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां प्रैक्टिस छुटी वहीं दुर्घटना घटी, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, आपको इतनी प्रैक्टिस कर देनी है कि आपके जो ये रिएक्शंस है वो आपके ब्लड में हो जाए, जिससे कि आपको आगे अगर कोई भी न्यू क्वेश्चन आएगा तो आपको उसे करने में आसानी। देखो होता क्या है ऑर्गेनिक में, अगर आप कुछ रट लोगे तो आपसे न्यू क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन अगर आप कंसेप्चुअल समझोगे और उसकी प्रैक्टिस में आप रखोगे, ठीक है ना, आपको एरो पैरा बनाना अच्छे से आता है और आप अच्छे से कर लेते हो, तो आगे अगर आपको कोई न्यू क्वेश्चन देगा तो आप कम से कम उसे ट्राई करोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप उसे छोड़ दोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बात की बात है कि आपसे होगा या नहीं होगा, लेकिन आप उसके लिए ट्राई जरूर करोगे। एंड ट्राई अगर जो करता है, आपको आपने सुना है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप ट्राई करोगे तो वहां पे क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन में पढ़ता हूं, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और यकीन मानो जो क्वेश्चंस आते हैं ना इन एग्जाम्स में, जैसे कि यूपी पीजीटी टीजीटी या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी ये एग्जाम्पल होता है ना, ये यूनिवर्सिटी वगैरह के जो भी एग्जाम होते हैं, इन एग्जाम्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट, ऐसे ऐसे जो रिएजेंट्स होते हैं ना, उनसे रिएक्शन ऐसे पूछता है कुछ घुमा घुमा के कि हमें समझ में नहीं आता। रिएक्शन बहुत सिंपल होती है, वो पूरा थ्योरेटिकल दे देगा, वो कह देगा मेरे पास एसिटिल्डिहाइड है, मैंने इतने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराई, कुछ ऐसे ऐसे ए सबस्ट्रेट बना, फिर और कुछ रिएजेंट, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन देता है ना, वो क्वेश्चंस बहुत आते हैं वहां पे। तो आपको इन चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। बोलो समझ में आ रहा है? चलो मैं यहां पे क्या करता हूं, एल्डिहाइड ले लेता हूं, एक फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना, और यहां पे मैं रिएक्शन करा देता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है आपका RMgX, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी हैलोजन होगा, और जनरली होगा क्या इस केस में, अगर आप देखोगे तो मेटल पे होगा प्लस और इस पे होगा आपका माइनस। समझ में आ रहा है? आप लिख सकते हो स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। अब क्या होगा, जो ये नेगेटिव वाला है ये आके यहाँ पे अटैक करता है, और जब अटैक करेगा तो कार्बन पेंटावेलेंट होगा, इसीलिए वो ऊपर शिफ्ट कर जाएगा और आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा, HCO माइनस, माइनस से ये प्लस वाली चीज जाके जुड़ जाएगी MgX प्लस, और यहां पे आपका जो आके जुड़ जाएगा R। बोलो समझ में आ रहा है? इस टाइप से आपको कुछ मिलेगा। अब होगा क्या, अब हम इसका सिंपली हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे।
एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, H3O+ लिख देता हूं, तो होगा क्या, ध्यान से सुनना। जैसे ही आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराओगे, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H आएगा, और आपको मिल जाएगा एल्कोहल RCH2OH। देखो RCCH2OH, ठीक है। और प्लस आपका जो साइड प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में हमें ज्यादा सोचना नहीं है, MgOH, ये बन जाएगा। तो आपको देख रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, प्राइमरी एल्कोहल मिल रहा है। क्या मिल रहा है जी, प्राइमरी एल्कोहल मिल रहा है, ठीक है ना। और इन रिएक्शंस में अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करूं, एल्डिहाइड, दूसरे एल्डिहाइड, एंड दैट इज एसीटेल्डिहाइड। और एसीटेल्डिहाइड का सिंपल मैं रिएक्शन करा रहा हूं RMgX से, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस वाला जाके फिर से यहाँ पे अटैक करेगा, और होगा क्या, कुछ इस टाइप से होगा, और आपको मिलेगा, जस्ट वेट अ सेकेंड, यहाँ पे होगा CH3 और यहाँ पे होगा CO- और प्लस वाला यहाँ से जाके जुड़ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। OMgX, बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है ना। सिंपल रिएक्शन है, ज्यादा टफ नहीं है। कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे मिलेगा, और फिर यहाँ पे होगा क्या, फिर से हाइड्रोलाइसिस होगा H2O/H+, और होगा क्या, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH आएगा, और आपको मिल जाएगा एक सेकेंडरी अल्कोहल। हिंदी में बात करूं तो एक द्वितीयक अल्कोहल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा था, यहाँ पे आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है। बोलो समझ में आ रहा है रिएक्शन, ठीक है ना। इसी केस में मैं अब आपके पास ले लेता हूं यहाँ पे कीटोन, दैट इज एसीटोन, और कीटोन की रिएक्शन मैं करा देता हूं फिर से RMgX के साथ। ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ये जाएगा अब, तो बनेगा क्या, CH3, यहाँ पे O-MgX+ हो जाएगा, और यहाँ पे आपका CH3 है पहले से ही, यहाँ पे आ जाएगा R। अब जब जैसे ही आप H2O/H मीन्स आप यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कराओगे, तो आपको मिलेगा CH3। देखो 3 C ग्रुप, 3 C जुड़ गए किससे, OH वाले से, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे टर्सरी एल्कोहल। तो आपने देखा क्या, अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड ले रहा हूं तो प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, अगर मैं एसीटेल्डिहाइड ले रहा हूं तो सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, और अगर मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं बोलो, अगर मैं यहाँ पे ले लूं कीटोन, कीटोन यानी कि एसीटोन, तो वो बन रहा है टर्सरी अल्कोहल। तो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, और आप इस रिएक्शन को 12th 11th से पढ़ते हुए भी आ रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तो देखो इस रिएक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखने योग्य चीज है, वो चीज मैं आपको वो नोट में करवा के लिखवा देता हूँ। वैसे तो हम सभी को पता ही होगा, लेकिन हम देखते हैं, फिर से कहते हैं, यहाँ पे हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए हम वीडियोस नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे सभी प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, सभी प्रकार के होनहार बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको देखो गलती उनकी नहीं है, ठीक है ना, गलती सबकी नहीं है। ये क्योंकि किसी का फिजिकल अच्छा होता है तो उसका ऑर्गेनिक अच्छा नहीं है, तो उसे प्रॉब्लम होगी ना ये चीजें जानने में। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। पहला लेक्चर जब मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया था, वो मैंने उसमें आपको एसिड बेस रिएक्शन पढ़ाई थी, और वो रिएक्शन मैंने वहां पे बोला था कि वो रिएक्शन सबसे फास्ट हुई है। अगर वो रिएक्शन कहीं पे होने का प्रोबेबिलिटी है तो सबसे पहले वही रिएक्शन होगा। अब ध्यान से सुनना, मैंने जो ये रिएक्शन अभी पढ़ी है, ये जितनी भी रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ठीक है ना। यहां पे कभी भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो भी बताऊंगा। अगर यहाँ पे मॉइस्चर होगा तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और एसिड बेस रिएक्शन से आपको एल्केन मिल जाएगा। कैसे होगा वो भी बताऊंगा। ना ही कभी आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे RMgX/H3O+ और /H2O+, नहीं लिखोगे कभी भी। समझ में आ रहा है। आपको अगर लिखना है वर्कअप के लिए H2O लगाना है, तो आप लिखोगे RMgX फर्स्ट एंड सेकंड H3O+। अब आप कहोगे
सर ये क्या है, ये तो दोनों सेम ही है। नहीं भाई, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे देखो क्या क्या है, यहाँ पे मैंने RMgx और वाटर H3O+ के मिक्सचर से रिएक्शन कराई है, इसका मतलब ये है। और यहाँ पे मैंने पहले RMgx नंबर 1 पहले स्टेप में RMgx से रिएक्शन करा दी, एल्कोहल बना वो सॉरी पहले RMgx से रिएक्शन करा दी और उसके बाद H3O+ डाला है, जो आपका हाइड्रोलाइसिस के लिए यूज होता है। तो दोनों के लिखने में डिफरेंस है, आप ऐसे कभी नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पे हो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन। कैसे, ध्यान से सुनो, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें कहीं भी एसिड बेस रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है तो वो रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। तो यहाँ पे होगा क्या, RMgx में आपको पता है ये प्लस है और ये माइनस है, और यहाँ पे आपने ले लिया H3O+ ऐसे। तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, ये आपका माइनस है तो ये बेस बिहेव करेगा और ये यहाँ पे जाएगा और आपको मिल जाएगा RH, एल्केन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन आपको तो यहाँ से एल्कोहल बनाना था, तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को ना तो कभी ऐसे लिखते और ना ही हम कभी यहाँ पे मॉइस्चर रहने देते। इसलिए हम यहाँ पे हमेशा ड्राई इधर लेके रिएक्शन करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम यहाँ पे रिएक्शन करते हैं। कोई डाउट? मैकेनिज्म मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ये भी बता दिया है कि जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होगा वो प्राइमरी अल्कोहल देगा, जो आपका मैं लिखवाई देता हूं एक बार यहाँ पे आपको। जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो प्राइमरी अल्कोहल देता है, जो आपका एसिटाल्डिहाइड होता है वो आपको सेकेंडरी अल्कोहल देता है, और जो आपके पास एसीटोन होता है वो आपको टर्सरी अल्कोहल देता है। चलो एक इसी से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड एक और रिएक्शन में बता देता हूँ। वो रिएक्शन वैसे यहाँ पे बताने की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। वो भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही होती है। कैसी रिएक्शन है, ध्यान से देखना। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा दूं CO2 से, किससे करा दूं, CO2, तो ध्यान से देखना, मैं CO2 को कुछ ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। अभी इनऑर्गेनिक वाले आके भिड़ने मत लगना मुझसे, कहने मत लगना कि सर ये लीनियर होगा, आपने बना दिया, ये ऐसे बैंड बना दिया, नहीं सर ये नहीं होगा। अरे रुको, मैं आपको क्वेश्चन कराने का एक बार तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगे RMgx, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, क्या करेगा ये माइनस वाला जाके, वेट अ सेकंड, ये यहाँ पे अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से ऑक्सीजन ऐसे जाएगा। तो होगा क्या, R, वेट अ सेकंड, यहाँ पे R जाके जुड़ जाएगा C से O माइनस MgX प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O। कुछ इस टाइप का आपको कंपाउंड मिलेगा। अब सीधा क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, H3O+ आपके पास आएगा और यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH आएगा और आपको मिलेगा RCOH। क्या बन गया, ये बन गया आपके पास एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर CO2 से RMgx रिएक्शन करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। बोलो समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहे हैं जी, ठीक है भाई। तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो पूछ सकता है कि वाई ग्रिग्नार्ड reagent doesn't use with polar protic solvent। आपको देखो सोलवेंट्स के बारे में मैंने जब हमने पढ़ी थी वहां पे जीओसी पढ़ी थी, वहीं पे बता देता। तो दो टाइप के सोलवेंट हो गए, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक, और एक नॉन पोलर सोलवेंट होता है, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है वो सोलवेंट है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो ऐसा कोई भी, जैसे कि आपके पास वाटर हो गया, C2H5OH हो गया, ऐसा हम कभी भी कोई भी इसके साथ सोलवेंट यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते हम सोलवेंट ऐसा इसके साथ, इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां पे इसकी प्रेजेंस में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। क्योंकि RMgx में जो R है वो एज अ बेस बिहेव करेगा और वो आपका इसका एसिडिक H ले लेगा, इसका एसिडिक H ले लेगा और यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे कभी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेते। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं भाई ये आपके लिए, ठीक है। चलो और ले लेते हैं हम क्वेश्चन।
क्या, तो फिर हम कैसा इसके साथ सोलवेंट ले सकते हैं, तो हम नॉन पोलर सोलवेंट यहाँ पे ले सकते हैं। कैसा सोलवेंट ले सकते हैं, नॉन पोलर, जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे ड्राई ईथर की, तो वो क्या हो जाता है आपका नॉन पोलर सोलवेंट हो जाता है। लेट्स से आई हैव दिस कंपाउंड PHCOH और यहाँ पे लिखा है RMgX और इसके साथ लिया है ET2O, ठीक है ना, नॉन पोलर सोलवेंट है। और यहाँ पे यानी कि इधर ही ले लिया हमने और दूसरे में हम ले लेते हैं H3O+। तो पहले RMgX से रिएक्ट कराएंगे और रिएक्ट में क्या होगा, ये माइनस ये प्लस ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ये अब जाएगा। तो फिर से सुनो क्या बनेगा, PHO और यहाँ पे आपका MgX, ये प्लस ये माइनस और यहाँ पे हो जाएगा आपका आके जुड़ जाएगा R और यहाँ पे होगा H, ठीक है। फिर होगा क्या, दूसरे स्टेप में आपको हाइड्रोलाइसिस दिया है, तो दूसरे स्टेप में H3O+ आएगा और यहाँ पे H, यहाँ पे OH आके आपका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा RCH PH और यहाँ से आगे जुड़ जाएगा OH। बोलो समझ में आ रहा है, तो आपको ये सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाएगा। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपको दूं, ठीक है ना, इन तीनों सबस्ट्रेट के साथ आपके पास है RMgX RMgX RMgX, ये तीनों सबस्ट्रेट के साथ RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और मैं कहूं कि बताओ कि इनमें से किस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, अगर ये रेट R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो आप कहोगे, अभी मैंने पीछे देखा था तो R1 सबसे ज्यादा होगा, R2 उससे कम होगा और R3 सबसे कम होगा। बोलो यही होगा ना, तो आप ऐसे कर लोगे। बोलो समझ में आ रहा है। ओके तो ये कुछ रिएक्शंस आपकी हुई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। आई होप आपको समझ में आया होगा और मेरे समझाने का तरीका कुछ आपको अच्छा लगा होगा थोड़ा बहुत। अगर जैसा कि आपको लगा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट बहुत ही अच्छा चल रहा है और आई होप आपको रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ रही है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम चलेंगे तो हम वहां पे कुछ हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट्स की बात करेंगे, जो वहां पे हाइड्राइड जाके रिएक्ट करेगा, मींस आप पढ़ोगे रिएक्शंस विद हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट, ठीक है ना। और वहां पे आपका एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट आएगा, वैसे तो हम रिएजेंट में पढ़ेंगे बाद में जाके, लेकिन मैं वहां पे आपको थोड़ा बहुत उसका आपको आइडिया हो जाएगा। हम साथ साथ में थोड़े थोड़े रिएजेंट्स की भी बात करेंगे, तो वहां पे आपका अच्छा सा रिएजेंट आएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड वगैरह वगैरह, और वहां पे हम रिएक्शंस को देखेंगे कि कितना खुशनुमा रिएक्शंस होगी। तो यही है आपका केमिस्ट्री का ब्यूटी। मींस मैं ऑर्गेनिक को हमेशा कहता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्यूटी है, अगर आपको ये आती है तभी आपकी केमिस्ट्री में 4 चांद लगते हैं, इसलिए आपको इसे हमेशा इत्मीनान से अच्छे से समझना है। तो अगेन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।